हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं हूं प्रियेश पारिक। स्वागत करता हूं आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की डेट है 6 सितंबर। और कल की डेट पर हमने कुछ सवाल आपको दिए थे। पहला क्वेश्चन था कि किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक एंटी रेप बिल पास किया गया, मतलब बलात्कार को रोकने के लिए स्टेट में कानून पास हुआ है। तो उसका राइट आंसर था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा ये प्रयास किया गया है कि इस राज्य में एक कानून लाया गया है, बिल लाया गया है, जिसका नाम है अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज एंड अमेंडमेंट बिल 2024। देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसे केसेस जहाँ पर रेप के बाद अगर किसी महिला की डेथ होती है तो उनको क्या मिले, कैपिटल पनिशमेंट एंड डेथ पेनल्टी मिले। और इन केस अगर महिला के साथ इस प्रकार की एक्टिविटीज़ के बाद अगर वो फॉल्स इनटू दी वेजिटेटिव स्टेट, यानी इस प्रकार की अवस्था जिसमें कि ब्रेन काम करना बंद करती है, लाइक काइंड ऑफ कोमा, उस कंडीशन में भी क्या मिलेगा उस पर्सन को, डेथ पेनल्टी, जो कि ऑफेंडर है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इन्वेस्टिगेशन जो कि पहले 2 महीने का टाइम पीरियड था, दैट द कंप्लीट द एंटायर इन्वेस्टिगेशन टू बी डन विद इन द 2 मंथ्स डेडलाइन से घटाकर कर दिया गया है 21 डेज। कितना? 21, 3 वीक्स के अंदर से कंप्लीट करना अब कंपलसरी हो गया है। राइट। थर्ड प्रोविजन है टू द स्टेट गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश द स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश किए जाएंगे, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा कि पर्टिकुलर टाइम लाइन के अंदर स्पेसिफाइड डेडलाइन में उस ट्रायल को कंप्लीट करना, जो कि संबंधित है किससे, विद द रेप। नेक्स्ट है कि हर जिला स्तर पर, यानी एट एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल, अंडर दी सुपरविजन ऑफ डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी डीएसपी रैंक के अधिकारी के अंदर एक स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशलाइज टास्क फोर्स है, का गठन किया जाएगा अंडर दी सुपरविजन ऑफ डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कौन होते हैं, स्टेट पुलिस सर्विस के अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट है कि क्या ऐसा करना वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए फिजिबल है, पॉसिबल है क्या? तो बिल्कुल नहीं। बिकॉज इसमें क्या होता है, जो क्रिमिनल लॉज यानी आपराधिक कानून है, दे फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉनकरेंट लिस्ट। शेड्यूल 7 अनुसूची 7 के तहत भारत सरकार संविधान के अंदर 3 तरह के लिस्ट बनाई गई हैं। पहली है यूनियन लिस्ट, सेकेंड है स्टेट लिस्ट, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी संघ सूची, राज्य सूची, और थर्ड कैटेगरी है समवर्ती सूची। तो देखिए, समवर्ती सूची में जो भी सब्जेक्ट लिस्टेड हैं, लाइक क्रिमिनल लॉ यानी आपराधिक कानून, इनके संबंध में यदि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाया गया है तो, और उसको बदलते हुए सरकार कोई प्रावधान लेकर आती है, उस केस में ऑनरेबल प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति महोदय की अनुशंसा, यानी द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज मस्ट नीडेड फॉर द to implement such kind of law which have been made on the subject matter listed in the concurrent list. Clear? अच्छा, इससे पहले कभी किसी स्टेट ने बनाया, ऐसा बिल्कुल हुआ है कि 2019 में तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिशा बिल लाया गया है, और 2020 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा शक्ति बिल पास किया गया है। ये पास किए गए थे ऑनरेबल गवर्नर के द्वारा, इनको असेंट मिली थी, बट अभी तक भी इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी ऑनरेबल प्रेसिडेंट से इन्हें अभी तक असेंट या सहमति नहीं मिली, तो अभी तक ये पेंडिंग चल रहे हैं। तो सेम केस इसके साथ होने वाला है रिगार्डिंग दी अपराजिता बिल विच हैज बीन पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। आज का पहला क्वेश्चन है द मैडन जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जेसीसी हाल ही में संयुक्त कमांडरों का पहला सम्मेलन, पहला अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो आपके लिए ऑप्शन है, पहला सूरत, दूसरा लखनऊ, तीसरा ईटानगर, चौथा लद्दाख। तो ऑप्शन बी, दैट इज लखनऊ, लखनऊ के अंदर पहली बार कॉन्फ्रेंस हुई है, जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इसका मतलब क्या है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इनके साथ साथ जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो भी सम्मेलन में भाग लेंगे, और इंडिया को इस तरह प्रिपेयर करना कि आने वाले नेक्स्ट फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई थ्रेट होता है, इंटरनेशनल और रीजनल थ्रेट, उसे कॉम्बेट करने के लिए हम एक रेडीनेस या प्रिपेयर्डनेस स्टैब्लिश कर पाएँ। इसकी थीम क्या थी? इसका थीम था सशक्त एवं सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग आर्म्ड फोर्सेज। ये इसकी थीम रही है, सुरक्षित एंड सशक्त एवं सुरक्षित भारत, इसकी थीम रही है किस कॉन्फ्रेंस की, जिसका नाम है कमांडर्स जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जेसीसी। राइट। का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए कि भारत की मिलिट्री है, इंडियाज मिलिट्री है, टू प्रिपेयर इंडियाज मिलिट्री फॉर अडेप्टिंग द चेंजिंग ऑपरेशनल और एनवायरनमेंट, यानी इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग युद्ध क्षेत्र के जो परिवेश बदल रहे हैं उनके अनुसार अपने आप को ढालने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। और इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया? देखिए, पहले हैं भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, जो है जनरल अनिल चौहान जी, उन्होंने इसको
इस मीटिंग में प्रेजेंट रहे। साथ ही साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो कौन है? आर्मी जनरल हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वो हैं नेवी नौसेना प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, वो इसमें प्रेजेंट रहे। नेक्स्ट रहे एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वो हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी, VR चौधरी जी, इस मीटिंग के अंदर प्रेजेंट रहे। और ध्यान रखिएगा इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ब्रिंग टुगेदर ऑल द एपेक्स बॉडीज रिगार्डिंग द नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी एट वन प्लेस टू प्रिपेयर और टू मेक दी आवर जॉइंट कोलेबोरेशन एट दी अर्लीस्ट इन केस ऑफ एनी सिचुएशन। तो इसमें क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के भी प्रमुख और आर्म्ड फोर्सेस के प्रमुख भी सम्मेलन के अंदर भाग लेते हैं। ये पहला अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। हाल ही में क्या हुआ, सरकार के द्वारा डिजिटल कृषि मिशन जारी किया गया है। आपके सामने 4 स्टेटमेंट्स हैं, आप पता करेगा इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। तो पहला ऑप्शन है द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन इज डिजाइंड एज एन अम्ब्रेला स्कीम टू सपोर्ट वेरियस डिजिटल एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव। कृषि क्षेत्र में चलाए जा रहे अलग अलग जो डिजिटल इनिशिएटिव हैं उनको ये एक प्रकार का व्यापक रूप प्रदान करता है। कौन? डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, डिजिटल कृषि मिशन। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है द स्कीम इज बिल्ड ऑन टू फाउंडेशनल पिलर्स। फर्स्ट इज एग्रीस्टेक, सेकंड है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। यानी ये पूरा संपूर्ण सिस्टम है, पूरी प्रक्रिया है, पूरी योजना है, ये 2 आधारभूत स्तंभों पर निर्भर करती है। पहला है एग्रीस्टेक, दूसरा है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। यानी किस प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर में हम डिसीजन ले पाए उसके लिए यहाँ से इनपुट सपोर्ट मिलने वाला है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तीसरा है द मिशन एम्स टू क्रिएट डिजिटल आइडेंटिटीज फॉर 11 करोड़ फार्मर्स इन दी नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये पहला, ये थर्ड ऑप्शन है ना, ये गलत है। क्यों गलत है? ये 5 साल नहीं, ये है 3 ईयर्स। अगले 3 वर्षों में क्या करेंगे? 11 करोड़ फार्मर्स का, जिस प्रकार से आप आधार कार्ड देखते हैं हर व्यक्ति की एक यूनिक आइडेंटिटी है, विशिष्ट पहचान है, वैसे ही हर किसान की अलग पहचान होगी अंडर दी डिजिटल कृषि। ऑप्शन सी जो है थर्ड कट जाता है, कैंसिल आउट होता है। फोर्थ है इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। बिल्कुल, जो इसमें फंड अलोकेट किया जाएगा उसका कुछ हिस्सा तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करने वाली है एंड द रिमेनिंग पार्ट विल बी फाइनेंस्ड बाय दी कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो देखिए ऑप्शन 3 जो है, कहा गया कि अगले 5 वर्ष में 11 करोड़ किसानों का एक डिजिटल पहचान पत्र बनाया जाएगा। बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। तो ऑप्शन बचता हमारा ऑप्शन डी, दैट इज ओनली 3। थोड़ी हम बात करते हैं इस मिशन के बारे में, काफ़ी डिटेल्ड मिशन है हमारा, ये अच्छा मिशन है। इसकी शुरुआत की गई थी कैबिनेट कमेटी के द्वारा, जिसके अध्यक्ष हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक के अध्यक्ष हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उनके द्वारा इसे हाल ही में अप्रूवल मिला है और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि भारत में इस क्षेत्र में एक इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। क्लियर? और इसका कुल एलोकेशन हुआ है लगभग 2800 करोड़ या राउंड फिगर, और टोटल एग्जैक्ट फिगर है 2817 करोड़। तो कुछ हिस्सा जो है लगभग 1900 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी, रिमेनिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज इसे फंड करने वाली थी। 3 इसकी जो पूरा मिशन है इसके 3 पार्ट हैं। क्लियर? द मिशन इज बिल्ड ऑन द 2 फाउंडेशनल पिलर्स। 2 इसके महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। पहला तो है एग्रीस्टेक और दूसरा है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। राइट? थोड़ी हम बात करते हैं इसके बारे में कि एग्रीस्टेक क्या करेगा। देखिए सरकार के द्वारा बजट 2024-25 में अनाउंस किया गया था कि यूनियन गवर्नमेंट एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी फॉर दी एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि क्षेत्र में हमारे पास क्या है, एक डिजिटल डाटा नहीं है कि किस व्यक्ति के पास कितना एग्रीकल्चर लैंड है, क्या उसकी ऑनरशिप है, क्या उसने लीज पर लिया है, रेंट पे लिया है। इस प्रकार का डेटा हमारे पास नहीं है। ना ही हमारे पास पर्टिकुलर डेटा, एग्जैक्ट डेटा है कि कितने एरिया, कितने जोग्राफिकल एरियाज पर हम जो काइंड ऑफ पर्टिकुलर खरीफ और रबी क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस सभी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए सरकार ने एग्रीस्टेक नाम का एक इनिशिएटिव लिया अंडर दी डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। क्लियर? अब इसमें कुल 3 कंपोनेंट है। 3 कंपोनेंट है। आपके 3 कंपोनेंट। पहला है फार्मर्स रजिस्ट्री। इसमें देखिए नाम से पता पड़ रहा है फार्मर्स रजिस्ट्री। इसका मतलब क्या होगा, सभी फार्मर, सभी किसानों को, जो योग्य पात्र किसान है उनको 11 करोड़ किसानों को आधार कार्ड के समान ही एक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोवाइड की जाएगी अंडर दी फार्मर्स रजिस्ट्री। किसानों के एक रजिस्टर बनाया जाएगा, एक काइंड ऑफ रिकॉर्ड डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट है जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स। अभी क्या है, देखिए हमारे पास नाविक है, GPS, हम पता लगा सकते हैं किस कौन सा एरिया किस जगह लोकेटेड है, बट हमें उसकी ऑनरशिप नहीं पता, तो उसको जियो टैग किया जाएगा विद दी एग्रीस्टेक पोर्टल।
थर्ड है क्रॉप साउंड रजिस्ट्री। इसमें क्या होगा कि जो भी किसानों के द्वारा फसल उगाई जा रही है उसके बारे में डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करेगा अंडर दी क्रॉप्स ऑन रजिस्ट्री। हम बात करें इसके बारे में, इसका सबसे क्रूशियल फीचर क्या है, तो क्रूशियल फीचर जो इसका वो है एक फार्मर आईडी। इस प्रकार से हमारे पास आधार कार्ड हर व्यक्ति की अलग पहचान है, किसानों को पहचान देने के लिए ये फार्मर आईडी बनाया जाएगा और इसी आईडी से मैप किया जाएगा उनका टोटल लैंड एरिया। क्लियर। और ये जो आईडीज हैं ये कौन बनाएगा, दिस विल बी क्रिएटेड बाय दी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज दी यूनियन टेरिटरी, यानी संबंधित संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन के द्वारा और संबंधित राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार की आईडीज को मैप किया जाएगा, बनाया जाएगा, जिससे क्या होगा अलग अलग स्कीम्स का बेनिफिट किसानों को डायरेक्टली दे पाएँ। नेक्स्ट है इसके बारे में, क्या ये पूरे कंट्री में रोल आउट हुआ, नहीं, कुल 6 राज्य हैं उन्हीं में इसको एज अ पायलट बेसिस पे रोल आउट किया गया। ये 6 राज्यों में अगर इसका इम्प्लीमेंट करने पर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो इसको थ्रू आउट द कंट्री हम करने वाले हैं, ऐसा गवर्नमेंट का। अब कुछ टारगेट क्या हमारे सामने, देखिए पहला टारगेट तो ये है कि लगभग 11 करोड़ किसानों को अगले 3 वर्ष में हम डिजिटल आईडी या फार्मर आईडी प्रोवाइड करने वाले हैं। इस वर्ष करने वाले हैं 6 करोड़ किसानों को, अगले वर्ष 3 करोड़ को और उससे अगले वर्ष 2026-27 में करेंगे 2 करोड़ किसानों को, यानी फेज मैनर के अंदर होगा, एक चरण, अलग अलग चरण में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें कि क्या एक हमारे पास सर्वे होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए, उसका नाम है डिजिटल क्रॉप सर्वे। अब ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के पर्टिकुलर विलेज में यानी किसी जिले के स्पेसिफिक ये विशिष्ट क्षेत्र में किस प्रकार की फसलों का अधिक उत्पादन होता है, वहाँ की सॉइल फर्टिलिटी किस प्रकार की है और क्या क्वालिटी है और किस प्रकार की क्रॉप्स हम वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, ये बताएगा अंडर दी डिजिटल क्रॉप सर्वे। और इसे अभी फिलहाल 400 जिलों में ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इस वित्तीय वर्ष में। क्लियर। दूसरा इसका पार्ट है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। देखिए किसानों को अगर सही से पता हो, अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, किस एरिया में बाढ़ आ सकती है, कहाँ सूखा हो सकता है, तो अपनी क्रॉप प्लानिंग बेहतर कर पाएंगे। तो क्या होगा इसमें, होगा ड्रॉट और फ्लड मॉनिटरिंग, यानी यदि किसी क्षेत्र में सूखा या बाढ़ आती है उसके बारे में उसको नियंत्रण करने का, उसकी अवेयरनेस किसानों को इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। नेक्स्ट मॉडलिंग फॉर क्रॉप यील्ड एंड इंश्योरेंस, हमारे पास इस प्रकार के मॉडल्स हों जिससे कि किसानों को कृषि फसल के लिए बीमा इजीली मिल सके पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जाके। तीसरा है जियो स्पेशल डेटा एंड वेदर सैटेलाइट डेटा, यदि हमारे पास एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर एक डिसेंट्रलाइज्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है जिसमें कि क्या हो, सैटेलाइट्स के माध्यम से जो भी हमारी मौसमी परिघटनाएं हैं उनके बारे में सटीक जानकारी मिल जाती है, तो किसान अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, इवन फॉर दी करंट सोइंग पीरियड एज वेल एज दी अपकमिंग इंश्योरेंस फॉर इंश्योरिंग दी अपकमिंग सीजन। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर, यानी भूमिगत जल हमारे पास कितने मात्रा में अवेलेबल है, कितना उपलब्ध है, उसके बारे में डेटा यहाँ से मिलेगा। क्लियर। तो 4 डेटा है, एक तो क्रॉप के बारे में, एक मृदा के बारे में, एक मौसम के बारे में और चौथा जल संसाधनों के बारे में हमें यहाँ से डेटा मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट है सॉइल प्रोफाइल मैपिंग, यानी किस प्रकार की मृदा है उसको मैप किया जाएगा। लगभग 142 मिलियन हेक्टर लैंड मास का इसके अंदर मैपिंग की जाएगी। डिजिटल जनरल क्रॉप इंश्योरेंस क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे किया जाएगा, जिसका बेसिक काम क्या होगा कि हम क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स इजीली कर पाएँ। लगभग ऐसा मानना है कि इस प्रयोग से लगभग 2.5 लाख ट्रेंड लोकल यूथ को और कृषि सखी को इससे रोजगार मिल बाय दी डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। नेक्स्ट हम बात करें, वो सारी बात कर चुके हैं, कितना एग्रीकल्चरल लैंड, कितना कृषि योग्य भूमि हम इसमें मैप करने वाले, लगभग 1.42 लाख हेक्टेयर भूमि के अंदर मैपिंग की जाएगी और लगभग 2.5 लाख लोगों को, जिसमें लोकल यूथ भी होंगे, साथ साथ कृषि सखीज भी होंगी, वो इन्हें डायरेक्टली इनको जॉब मिलने वाली। क्लियर। अच्छा, कुछ इसके बेनिफिट क्या होने वाले, देखिए साफ पता पड़ रहा है बेनिफिट का। पहला है डिजिटल ऑथेंटिकेशन, यानी अगर हमारे पास किसी किसान को डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड करनी है, सरकारी योजनाओं का लाभ देना, हमारे पास एक फार्मर आईडी होगी जिससे हम बिना लीकेज के, बिना किसी क्षरण के हम उससे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, काइंड ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज। नेक्स्ट है एनहेंस्ड एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट स्कीम, यदि हम चाहते हैं हमारे पास क्रॉप कितनी किस एरिया में किस प्रकार की क्रॉप फसल उगाई जा रही है उसका अगर एग्जैक्ट डाटा है, इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी यानी प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में हम सरकार के द्वारा किसानों को एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डेटा, एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफर कर पाएंगे, साथ ही साथ इंश्योरेंस भी उनको। थर्ड है क्रॉप मैप जनरेशन एंड मॉनिटरिंग, बिल्कुल अगर डिजास्टर आते हैं उस केस में हमारे पास प्रॉपर डेटा होगा तो उसे इंश्योर करना आसान रहेगा। किसी किसान के द्वारा अगर इंश्योरेंस क्लेम किया जाए तो उसको राइट अमाउंट ऑफ डेटा, हम राइट अमाउंट ऑफ मनी हम ट्रांसफर कर पाएँ। फोर्थ इज
डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड एडवाइजरी सर्विसेज, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं, हम बात कर चुके हैं, हमारे पास अगर रोबस्ट डेटा होगा सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को उनको टाल तो नहीं सकते हैं, बट उनसे बच सकने के लिए प्रयास कर सकते हैं रिगार्डिंग दी अर्ली वार्निंग सिस्टम लाइक पेस्ट मैनेजमेंट, क्रॉप प्लानिंग, हेल्थ एज वेल एज दी इरिगेशन। ये कुछ उसका अदर एडवांटेज होने वाला। इस साल जो है 400 जिले कवर किए जाएंगे और इस साल कुल 6 करोड़ किसानों को डिजिटल आईडी या फार्मर्स आईडी दी जाने वाली अंडर दी डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, राइट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रिगार्डिंग दी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड अ प्रपोजल बाई कैनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड टू सेट अप अ सेमीकंडक्टर असेंबली इन विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेट, कि भारत सरकार ने किस राज्य में सेमीकंडक्टर असेंबली व परीक्षण संयंत्र स्थापित करने के लिए कैनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड को हाल ही में मंजूरी दी है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी है गुजरात। पहले ये किसी और स्टेट में लगने वाला था बट ड्यू टू सम मेजर्स ये गुजरात शिफ्ट किया गया है। तो गुजरात में पहले ही 2 प्लांट लग रहे हैं, एक टाटा कंपनी का है और एक बताना वो किस कंपनी का है, आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड प्रपोजल मेड बाय द कैनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड विच इज एन आर्म ऑफ कर्नाटका बेस्ड कैनेस टेक्नोलॉजी, यानी कर्नाटका में अवस्थित एक कैनेस टेक्नोलॉजी की एक शाखा है जिसने हाल ही में सरकार को प्रपोज किया है कि हम प्लांट ऐसा सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। सरकार ने अप्रूवल दिया है। इसकी कुल लागत कितनी है, लगभग 3300 करोड़ रुपए है। इसमें से भी 1300 करोड़ तो और इसके साथ ही 1300 करोड़ का सरकार इसे अनुदान दे रही, कितना 1300 करोड़ का गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है। ये भारत का 5वां प्लांट होगा। तो 4 प्लांट कौन कौन से हैं आप बताइएगा। हमने इसको पहली क्लासेस में डिस्कस कर लिया है, आई होप, जैसे कि एक असम में है, एक गुजरात के धोलेरा में, गुजरात के साणंद में है, और तो अब आप पता लगाइएगा कि और 4 प्लांट कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश्ड हैं। इसी कुल कितनी कैपेसिटी होगी, तो इसकी कैपेसिटी होगी प्रतिदिन 60 लाख चिप्स को मैन्युफैक्चर कर पाए। और इन चिप्स का एप्लीकेशन कहाँ होता है, बहुत ही वाइड वेराइटीज़ हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, लैपटॉप्स में, कंप्यूटर में, मोबाइल फ़ोन्स में, हेल्थ सेक्टर में। किसी प्रकार की ऑटोमेटेड मशीनरी अगर बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है, मेजरली हमारे पास सेमीकंडक्टर चिप होना बहुत कंपल्सरी है। इसके लिए भी हम डिपेंडेंट हैं ओनली ऑन इम्पोर्ट, जिसमें ताइवान से अलग अलग कंट्री से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए हम ये प्लान सरकार ने बनाया है जिसका नाम है नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन, यानी राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में शुरुआत किया गया था। टू बी स्पेसिफिक 12 दिसंबर 2021 को शुरुआत की गई थी इसकी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आने वाले वर्षों में भारत को एज ए हब बनाना ऑफ दी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। इसी टोटल कॉस्ट रखी गई है 76,000 करोड़ रुपए और लगभग ये 10 साल के लिए इम्प्लीमेंटेबल होगा, मतलब इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, राइट, 10 ईयर्स। इसके पहले सरकार ने क्या किया है, लगभग 11 बिलियन डॉलर का एक सेमीकंडक्टर प्लांट अप्रूव किया है, जिसमें कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टनरशिप कर रहा है ताइवान के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर पावर चिप कंपनी के साथ। सरकार ने ऑलरेडी अप्रूवल दिया है। इसके अलावा 3 प्लांट कौन कौन से हैं ध्यान रखिएगा। एक तो टाटा के द्वारा बनाया जा रहा है, दूसरा यूएस बेस्ड कंपनी है जिसका नाम क्रोन है, और तीसरा प्लांट जो लग रहा है वो लग रहा है जापान की कंपनी रेनेसास के सहयोग से बना रहा है कंपनी जिसका नाम है सीजी पावर। गुरुगप्पा ग्रुप का सीजी पावर और जापानी कंपनी रेनेसास मिलकर प्लांट डेवलप। वर्तमान में भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुए हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, ये आप नाम याद रखिएगा आज दिन। तो द ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2025 विल बी हेल्ड, अगले वर्ष होने वाला ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत, जिसका नाम क्या है, भारत टेक्स 20, किस शहर में होने वाला है। पहला ऑप्शन है भीलवाड़ा, सेकंड बनारस, थर्ड नई दिल्ली, फोर्थ सूरत। राइट आंसर है ऑप्शन सी विच इज न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली के अंदर होने वाला है ये भारत का भारत टेक्सटाइल एक्सपो, जो होगा 14 से 17 सितंबर भारत नई दिल्ली के भारत मंडप, क्लियर। और साथ ही साथ कुछ एग्जीबिशन होगी इसकी, इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट, जो कहाँ है, ग्रेटर नोएडा में। बेसिकली नई दिल्ली में होने वाला है 14 to 17 सितंबर। ये कोलेबोरेशन है किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में और इंडस्ट्रीज़ के बीच में, और इसे मिलकर ऑर्गेनाइज किया टू शो केस द इंडियाज एडवांसमेंट इन
टेक्सटाइल सेक्टर। क्लियर? इसमें क्या कौन करता है? तो कुल 11 टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, यानी अरे वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद है का एक समूह है, संगठन है, के द्वारा का आयोजन होता है और सपोर्ट करता है, सहयोग मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ वस्त्र मंत्रालय से जो प्राप्त होता है। ये दो स्तंभ पर आधारित है। पहला स्तंभ क्या है इसका? पहला है ट्रेड यानी व्यापार। हम चाहते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर इंडिया को एज ए कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट बनाते हुए हम करें इसका एक्सपोर्ट को रेज करना। साथ है इन्वेस्टमेंट की अलग अलग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के इंटरवेंशन के माध्यम से हम टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करें और इसकी जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट उसे कम करना। क्लियर? अब सर आप सभी जानते हैं कि 5F थ्योरी दी गई थी और बाय दी आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इसका नाम क्या है? ये बिलोंग करती फार्म से फॉरेन तक, यानी खेत से जो कॉटन प्रोडक्शन होगा उसको फॉरेन यानी विदेश निर्यात करना, यानी फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। यानी 5 हैं, 5F हैं: फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। इन 5F पर फोकस करता हुआ ये सम्मेलन होने वाला है इन दी मंथ ऑफ February 20। द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित हो रहा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला बेंगलुरु, सेकंड नई दिल्ली, तीसरा जयपुर, फोर्थ है अहमदाबाद। राइट आंसर इसका है वो। क्लियर? आप सभी जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसकी स्थापना कब की गई थी? इट वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 2015 में भारत और फ्रांस के सहयोग से जो COP21 समिट हुआ था पेरिस में, उसी के साथ साथ हमने इसको इस्टेब्लिश किया था अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को। और उसी के तत्वावधान में, उसी के एजेस में रिसेंटली क्या हुआ है? भारत का पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल नई दिल्ली में का इनोग्रेशन हुआ है। 2 दिन का समिट है, 5 और 6 सितंबर का, और इसकी शुरुआत की गई है भारत के प्रधानमंत्री के वर्चुअल एड्रेस से। और उनके द्वारा जो हमारा फिगर आया है वो हमारे लिए काम का है। उनके द्वारा बताया गया कि भारत का इंडिया में जो सोलर प्रोडक्शन है, सोलर कैपेसिटी है, यानी सौर ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता है, वो पिछले 10 सालों में 32 गुना बढ़ चुकी है। और हम चाहते हैं कि बाई द एंड ऑफ 2030 इंडिया कैन अचीव द मार्क ऑफ 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी। इस तरह हम काम भी कर रहे हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है IESA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये बनाया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा और इसकी स्थापना होती है 2015 में अलॉन्ग साइड दी पेरिस COP21 इन दी पेरिस। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य जितने भी देश हैं वहाँ पर सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़े, लेकिन इसको एक्सपैंड करते हुए पूरा ग्लोबली हम इसको बढ़ा चुके हैं। वर्तमान में इसमें लगभग 110 कंट्रीज हैं। कितनी है? 110, मोर देन 110 कंट्रीज हैं, मेंबर्स हैं। और लगभग 90 कंट्रीज ने भी अपनी इच्छा जाहिर की है कि हम इस ग्रुपिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं। राइट? और हम चाहते हैं कि, और इस IESA का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू अनलॉक $1 ट्रिलियन इन दी सोलर सेक्टर बाय द एंड ऑफ ईयर 2030। 2030 तक सौर ऊर्जा क्षेत्र के अंदर $1 ट्रिलियन का इन्वेस्ट हम अचीव करना चाहते हैं। और इसका हेडक्वार्टर है भारत के गुरुग्राम, यहाँ पर है, इज लोकेटेड इन दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। When ESP pensioners will get pension from any bank, any branch, anywhere in India. एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम जिसकी शुरुआत हुई थी 1995 में, EPFO के तत्वावधान में स्कीम लॉन्च की गई थी। और आपको बताना है कि जितने पेंशनर्स हैं उनको वर्तमान में क्या है कि जिस बैंक में उनका ब्रांच है, जिस बैंक में उनका अकाउंट है, वहीं से पेंशन मिलती है। तो इसको दूर करते हुए, इस प्रॉब्लम को दूर करते हुए सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, उन्हें किसी बैंक से कहीं पर भी पेंशन अवेल हो जाएगी। तो इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है? इसकी लॉन्चिंग डेट है 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 से स्कीम का लाभ सभी पेंशनर्स ले पाएंगे और इनकी संख्या है ऑलमोस्ट 78 लाख। क्लियर? तो भारत के जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी हैं, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है दैट द सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम CPPS का बेसिक ऑब्जेक्टिव है, यानी इसका प्रमुख उद्देश्य है कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम जिसकी शुरुआत की गई थी इन द ईयर 1995, उसके तहत सभी पेंशन भोगी व्यक्तियों को 1 जनवरी 2025 से किसी बैंक ब्रांच से अपनी पेंशन अवेल करने का एक इनिशिएटिव लिया गया है। और ये किया गया है अंडर दी प्रोजेक्ट साइट्स 2.0। साइट्स का नाम याद रखिएगा, ये साइट्स वो वाला साइट्स नहीं जिसके अंदर की इंटरनेशनल जो अलग अलग
ऑर्गन्स हैं, अलग अलग स्पीसीज हैं, उनका ट्रेड होता है, इलीगल ट्रेड तो नहीं है, ये अलग है। इसका नाम है सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सिस्टम। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि पेंशन डिपार्टमेंट की सारी सेवाओं को कहाँ पर लेकर आना, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, ताकि उन्हें कहीं से भी एक्सेसिबल किया जाए। अभी तो बात चल रही है इसके, लेकिन इसका जो नेक्स्ट फेज आएगा उसमें क्या होगा, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम किया जाएगा, यानी आधार से इसे लिंक किया जाएगा, आधार कार्ड के माध्यम से ही पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। ये अगले चरण में होने वाला। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेट्स विश्व भारती बुद्धा विहार इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा हाल ही में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी विच इज महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के लातूर जिले में प्लेस है जिसका नाम है उदगीर। उदगीर नाम के प्लेस पर द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा विश्व भारती बुद्धा विहार का उद्घाटन किया गया है। और ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में अवस्थित कलबुर्गी नाम का एक प्लेस है, वहाँ पर सेम हमें इस प्रकार का इस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है रिगार्डिंग द लॉर्ड बुद्धा, और उन्हीं की रेप्लिका बनाई गई है कहाँ पर, महाराष्ट्र के लातूर में उदगीर नाम के प्लेस। अगर इसी कुल कैपेसिटी की बात करें, लगभग 1.15 हेक्टेयर लैंड मास में बना हुआ है, और यहाँ पर 1200 लोग जो हैं प्रे कर सकते हैं। वहीं हम बात करें एंट्री गेट की, तो आप सभी जानते हैं सांची स्तूप जो कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, उसका जो एंट्री गेट है उससे इंस्पायर्ड इसका एंट्री गेट है। तो आपके लिए दो फिगर जरूरी हैं, एक तो गवर्नर ऑफ द महाराष्ट्र और एक चीफ मिनिस्टर ऑफ द महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं श्री CP राधाकृष्णन जी, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं श्री एकनाथ शिंदे जी। ये दो पर्सनैलिटीज, इनके नाम याद। अब कुछ न्यूज़ की बात करते हैं। पहली न्यूज़ निकल कर आती है स्वच्छ भारत मिशन से। आप सभी जानते हैं इन द ईयर 2014 द स्वच्छ भारत मिशन वर्ल्ड कैंपेन वाज लॉन्च्ड टू क्लीन इंडिया और मेक इंडिया ओपन डिफिकेशन फ्री। भारत को खुले में शौच से मुक्त करना और स्वच्छता बनाए रखने के लिए कैंपेन लॉन्च किया गया था। और इसकी रिसेंट स्टडी आई है जिसका एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल है जिसका नाम है नेचर जर्नल में प्रकाशित हुई न्यूज़, रिसर्च स्टडी प्रकाशित हुई। किसने की, वो की है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IFPRI, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और ओहियो यूनिवर्सिटी के द्वारा। इनके द्वारा बताया गया है कि पिछले 10 वर्षों में, यानी जब से ये मिशन लॉन्च हुआ है स्वच्छ भारत मिशन, उसके बाद से ही भारत में जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी यानी शिशु मृत्यु दर होती है, उसमें कहीं ना कहीं प्रति वर्ष 60,000 से 70,000 बच्चों के डेथ काउंट में कमी, कहीं ना कहीं बड़ा अचीवमेंट। आप सभी जानते हैं कि जहाँ गंदगी होती है वहाँ इन्फेक्शन संक्रमण फैलने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रति वर्ष होने वाली जो शिशु मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु है की संख्या में लगभग 60 से 70,000 काउंट हमने कम किया है। क्लियर। और ये सर्वे जो हुआ है 35 राज्यों के 640 जिलों के अंदर किया। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ आती है कृषि निवेश पोर्टल। आप सभी जानते हैं कुछ दिन पहले ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF, जिसे एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का, उसे सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसी के अंडर उसके साथ कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो देखिएगा इस पोर्टल की बात करें, एक ये सेंट्रलाइज्ड वन स्टॉप सॉल्यूशन है, इसका नाम ही है कृषि निवेश पोर्टल। यानी ऐसी फर्म, ऐसे व्यक्ति जिनको कृषि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उन्हें कहाँ से अप्रूवल मिलेगा, दे कैन अवेल अप्रूवल फ्रॉम द कृषि निवेश पोर्टल। और ये सेंट्रलाइज्ड वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पजेज फॉर द एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री। इसमें क्या होगा, कोई भी संस्था एग्रीकल्चर सेक्टर में चलाई जा रही विशेष स्पेशल पैकेजेस का लाभ ले सकती है। और इसे लॉन्च किया गया था दिसंबर 2022 में, टू बी स्पेसिफिक 5 दिसंबर 2022 को इसका लॉन्च, इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है, पहला उद्देश्य टू स्ट्रीमलाइन द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, यानी आप सभी जानते हैं जितना पेपर वर्क लेंथी होता है उतना ही इन्वेस्टमेंट में डिले आते हैं, प्रोजेक्ट के इंप्लीमेंटेशन में देरी होती है, उसको दूर करने के लिए टू स्ट्रीमलाइन द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस इट वाज स्टार्टेड। नेक्स्ट है प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द मार्केट एंट्री स्ट्रेटजीज, यानी कि कोई कंपनी अगर मार्केट में आना चाहती है तो उसके लिए क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होंगे, क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा है कि जो महिलाएं हैं कृषि क्षेत्र के अंदर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया सिंगापुर साइंस 4 MOUs टू डीपन इकोनॉमिक टाइज। भारत और सिंगापुर में हाल ही में आर्थिक क्षेत्र में अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी 4 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। आप सभी जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री 2 देशों की यात्रा पर थे, पहला था ब्रुनई
सेकंड था सिंगापुर, राइट। तो पहले ब्रुनेई की यात्रा पर गए थे और अभी गए हैं सिंगापुर के अंदर। ब्रुनेई का एक प्लेस है, वहाँ से चेन्नई के लिए हाल ही में एक नई फ्लाइट शुरू करने की बात कमिटमेंट भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। वहीं हम बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर भारत के अंदर, भारत दोनों के मध्य हेल्थ और मेडिसिन यानी स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट यानी शिक्षा और कौशल विकास में, और डिजिटल टेक्नोलॉजी यानी डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में, और साथ ही साथ सेमी कंडक्टर इकोसिस्टम यानी सेमी कंडक्टर बनाने के लिए किस प्रकार का हमारे पास इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, इस रिगार्डिंग 4 MOUs में और उसकी बात की गई है। वहाँ पर एक कंपनी है AEM लिमिटेड, विजिट भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने की थी, जिसका में था कि वहाँ पर सेमी कंडक्टर जो फैब्रिक्स हैं वो किस प्रकार से होता है, फैब्रिकेशन किस प्रकार होता है, उसको विजिट करने गए थे। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो ध्यान रखिएगा सिंगापुर हमारा आसियान कंट्रीज में सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और ओवरऑल अगर देखा जाए कंट्री वाइज तो सिक्स्थ लार्जेस्ट पार्टनर है, ट्रेडिंग पार्टनर है ऑन सिंगापुर। और यहाँ से लगभग हमें $11 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी $11 बिलियन का FDI भी रिसीव हुआ है इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो प्रधानमंत्री के द्वारा बात की गई है कि भारत में लगभग $160 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सिंगापुर ने किया हुआ है। तो ये शोकेस करता है कि दोनों देशों के बायलैटरल टाइज को शो करता है। नेक्स्ट हम बात करें कि दोनों देशों के मध्य जो द्विपक्षीय संबंध वो कब स्थापित हुए थे, तो उनकी एनिवर्सरी आने वाली नेक्स्ट ईयर में 60 साल पहले हमने दोनों देशों ने संबंध स्थापित किए। अच्छा, एक अनाउंसमेंट भी हुआ है कि भारत का पहला तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर, भारत की ओर से पहला तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा इन दी सिंगापुर। अब आपके लिए क्या काम की बात है कि तिरुवल्लुवर कौन थे, उन्होंने कौन सी किताब लिखी है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, तो थोड़ा ब्रीफली हम देख लेते हैं कि तिरुवल्लुवर एक तमिल साहित्य रचनाकार थे, इन्होंने लगभग 2000 वर्ष पूर्व तिरुकुरल नाम से काव्य रचना की थी। और इसके कुल 3 भाग हैं। तमिल में तिरुकुरल को बोलते हैं सेक्रेड कॉपलेट यानी पवित्र श्लोक, पवित्र दोहे, और इसे कहा जाता है कुरल। कुल 3 भाग है इसकी पुस्तक के। पहला भाग जिसे कहते हैं अरम यानी वर्चुअल सद्गुण कहते हैं, दूसरा है पौरुल जिसमें कि वेल्थ यानी धन के बारे में बात की गई है, तीसरा है इनबाम यानी जिसमें प्रेम के संबंध में बातचीत की गई है। तो कुल 3 पार्ट है इस किताब के। पहला आरम, सेकंड पौरुल, थर्ड है इनबाम। और आरम जो है वो सद्गुण के बारे में, मॉरल और एथिकल वैल्यूज के बारे में डील करता है। सेकंड है पौरुल जिसमें वेल्थ की बात की गई है, किस प्रकार से वेल्थ का सही तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो, किस प्रकार से वेल्थ को सही प्रकार से यूटिलाइज किया जा सके। थर्ड है इनबाम यानी लव के बारे में, अपनी रिगार्डिंग द फैमिली एज वेल एज सोसाइटी की बात की गई है। तो हर सेक्शन है, ई सेक्शन कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। हमने बात कर ली है कि तीनों पार्ट है, 3 खंड है इसके, तीनों खंडों में अलग अलग विषय के संबंध में जानकारी दी गई है, अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया गया। अब 2 प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं। पहला है प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर, उनका नाम याद रखिएगा आप, थर्मन षणमुगरत्नम। दूसरे वहाँ के प्रधानमंत्री जी हैं लॉरेंस। अच्छा, हमने एक क्वेश्चन डील किया था रिगार्डिंग दी सेमीकंडक्टर प्लांट, जो कि हाल ही में गुजरात के आनंद में ओपन होने वाला है। तो अब अगर हम बात करें कि पहला सेमीकंडक्टर प्लांट भारत में कब अप्रूव किया था और कि कहाँ इस्टेब्लिश होने की बात की गई थी, तो देखिए सबसे पहले जून 2023 में पहला सेमीकंडक्टर प्लांट तो कैबिनेट से अप्रूवल मिला था उसे, ये इस्टेब्लिश होगा गुजरात के सानंद में। और दूसरा प्लांट अप्रूव किया गया था इन दी फरवरी 2024। कुल हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। पहली है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो गुजरात के धोलेरा में इस्टेब्लिश होगी। सेकेंड टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की है जो कि असम के मोरीगांव में, जिसका हाल ही में कुछ समय पहले भूमि पूजन हुआ था। थर्ड है CG पावर, ये इस्टेब्लिश करेगा विद दी जापानीज कंपनी रेनेसास, ये कहाँ होगा, गुजरात के सानंद के। राइट, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अच्छा, अब जो चारों हमारे सेमीकंडक्टर यूनिट्स हैं, अगर जब पूरी तरह से बन जाएगी, इनका कंस्ट्रक्शन फेज काफ़ी रैपिड पेस पे चल रहा है, जैसे ही कंप्लीट होगी तो कहीं ना कहीं इनमें डेली जो हमारा सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितना होगा, अराउंड 7 करोड़ यानी 7 करोड़ चिप्स पर डे यहाँ पर इन चारों प्लांट्स के अंदर बनाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छा अचीवमेंट होगा और हम इसे एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और जो चारों यूनिट्स हैं इनमें टोटल इन्वेस्टमेंट आने वाला है लगभग 1.5 लाख करोड़ से अलग अलग जॉब्स भी जनरेट होने वाली। आज के लिए आपकी क्वेश्चन है, पहला है विष्णु युद्धाभ्यास। आपको बताना है कि विषाणु युद्धाभ्यास यानी वायरस
युद्ध अभ्यास ये किस स्टेट में, किस सिटी के अंदर हुआ है, और ध्यान रखिएगा कि किसी प्रकार का कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, राइट, इज नॉट अ मिलिट्री एक्सरसाइज, कोई सैन्य युद्धाभ्यास नहीं है। आपको बताना है कि इसका संबंध किससे है और हमने ये कंडक्ट क्यों किया है। वी विल डिस्कस द आंसर इन दी नेक्स्ट क्लास। थर्ड है, सेकंड है वैदिक 3D म्यूजियम। वैदिक 3D म्यूजियम किस शहर के अंदर, किस जिले में, किस शहर में, किस राज्य के अंदर बनाया जाएगा, इन विच सिटी एंड किस राज्य के किस शहर में बनाया जाने वाला है वैदिक 3D म्यूजियम। तीसरा क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, यानी इंग्लिश चैनल जो कि यूनाइटेड किंगडम के साउथ में स्थित है, उसे पार करने वाले भारत के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति कौन है, यानी सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है, ये आपको बताना है। और रिवीजन के तौर पे आपके लिए 2 सवाल हैं। पहला बताना आपको कि एमी ओकोरो ये है एक राइस की हीट रेजिस्टेंट वेराइटी, हीट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ राइस किस देश के द्वारा डेवलप की, डेवलप्ड बाय विच कंट्री, किस देश ने ये विकसित की है। ये पहला क्वेश्चन रिवीजन के लिए। नेक्स्ट है रूमी 1, RHU आई रूमी 1 क्या है। 2 क्वेश्चन अपने एंड पर ट्राई करने का प्रयास कीजिएगा। वी विल डिस्कस 5 आंसर्स इन आवर अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर